बैठिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, गुड मॉर्निंग जेंट लाइव शो में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाज़रीन खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त रहने के लिए कि जैसे हम हमेशा इस प्रोग्राम में कहते रहेंगे, हल्की फुल्की सही वर्जिश ज़रूर करें, चहलकदमी ज़रूर किया करें। आज के शो में हम रहेंगे आपके साथ, मैं मसूद मुंतज़िर और इम्तियाज़ रेशी। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेंट के लाइव दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। और नाज़रीन किराम, जैसे मसूद साहब भी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, और सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, चाहे वो वर्जिश करे या वो कुछ ऐसे फल फ्रूट का इस्तेमाल करे अपने खाने में, या वो ऐसा खाना इस्तेमाल करे जो एतदाल में हो या बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करे। और नाज़रीन मोहतरम, और भी इंसान अपनी सेहत का ख्याल रख सकता है। और मसूद साहब, जैसे आप भी जानते हैं कि आज सर्दियों का मौसम जो है जोरों पर है। जी, सर्दी में तो बतदरीज इजाफा हो रहा है, और मौसम के जो मिजाज हैं वो आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने वेस्ट कोट पहना है, मैंने भी पहले सोचा था कि शायद कोट पहनूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोट ना तो स्वेटर से ही काम चल जाएगा। मौसम बता दें दिन का, ताकि मुझे उस हिसाब से पता चले कि मुझे यहाँ से जाकर कोट पहनना पड़ेगा या नहीं। जी, आज श्रीनगर में मैक्सिमम 20 और मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। वही जम्मू की बात करें तो मैक्सिमम 29 और मिनिमम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। वही लेह लद्दाख की बात करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा जो ठंड है या थोड़ी सी और ज़्यादा जो सर्दी है महसूस की जा सकती है। मैक्सिमम 16 और -6 मिनिमम जो है दर्ज हरारत आज रहने के इम्कान है लेह लद्दाख में। बिल्कुल। और इम्तियाज़, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जिस तरह से पहले हम कहते थे ना, जब रियासत के हवाले से बात होती थी कि कश्मीर में जो है मौसम जो है वो काफ़ी मुतदिल रहता है, जम्मू में गर्मी रहती है और लद्दाख काफ़ी ठंडा इलाका है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के बाद अभी हम जब देखते हैं तो लगभग आपको मौसम एक जैसा लगता है, खासकर जब समर्स की बात करते हैं, जून जुलाई की बात करें तो एक जैसा मौसम तीनों जगह होता है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और नाज़रीन प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो हम खुद महसूस करते हैं कि आपके साथ शेयर की जानी चाहिए, आपके तक वो बात पहुंचानी चाहिए। जब भी अल्फाज के हवाले से बात होती है तो अल्फाज जब काटते हैं, हालांकि अल्फाज के दांत नहीं होते, लेकिन अल्फाज जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी तो ज़ख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ज़ख्म कभी नहीं भगते। इसीलिए कहा जाता है, और बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि हमेशा जब भी बोलें मीठा बोलें, कड़वा कभी ना बोला करें, हमेशा खुश गुफ्तारी से पेश आए, लहजा अपना नर्म रखें, और बोलने में सख्ती जो है वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। इसीलिए ज़ुबान जो हमारी है उसमें कोई हड्डी नहीं होती। आप देख लें कि ज़ुबान पैदाइश से लेकर मौत तक हमारे साथ रहती है, क्योंकि ये नर्म है, और हमारे दांत पैदाइश के बाद आते हैं और मौत से पहले ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वो सख्त होते हैं। इसलिए हमेशा मीठा बोलें, अपना लहजा जो नर्म रखें, और जो काम आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपकी खुश गुफ्तारी की वजह से वो काम यूं हो जाएगा। यकीन आए तो आजमा के देख लीजिए। जी, मेरे ख्याल से बेहतर वही है। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही। और नाज़रीन किराम, आपको इंतज़ार होगा कि आज के प्रोग्राम में मौसीकी के हवाले से क्या कुछ हम आपके लिए कौन सी सौगात लाए हैं। आज मुनीर अहमद मीर की खुश लहन आवाज़, बिल्कुल उनकी आवाज़ में हमने आपके लिए इंतखाब किया है। आइए देखते हैं, उसके बाद लौट के आइए प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेंट के, और आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान के साथ। क्या पे हम यार बेअज़ बने, क्या पे हम यार बेअज़ बने, सारी नई ज़ख्मन में तुलकम करने, सारी नई ज़ख्मन में तुलकम करने, पे हम यार बेअज़ बने, याज़ पे हम यार बेअज़
यावनिक खामोश कत करवने अदा यावनिक खामोश कत करवने अदा यावनिक खामोश कत करवने अदा आय पाने करच अनकत बलिए आय पाने करच अनकत बलिए सारे नए जख्मों में तुलतम क्रलिए क्या ज़िपे हम याद बे अज़ पे हम याद बे अज़ वुच ताबिन रावे वैसे वुच ताबिन रावे वैसे वुच ताबिन रावे वैसे खाब छिन प्रत सात आसन खाब छिन प्रत सात आसन सारी नई जख्मन में तुलतम क्रलिए क्या ज़िपे हम याद बे अज़ आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेंट के लाइव सीने के दूरदर्शन के काशिर चैनल से। अभी ये खूबसूरत नगमा प्रोग्राम में हमने शामिल किया क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ हम मौसीकी से ही करते हैं और आज इंतखाब में मुनीर अहमद मीर की खूबसूरत और खुशलहन आवाज़। और नाज़रीन मोहतरम, अब आपको इंतज़ार होगा कि आज हमारे मेहमान कौन होंगे और किस मौजू के तहत बात होगी। तो जब भी नाज़रीन मोहतरम, हम सब ये जानते हैं कि जब भी माली साल का इख्तिताम होता तो एक अहम मामला जो है वो इंतज़ामी अमूर में भी और हम सब के रोज़ो शब में होता है, वो है टैक्स की अदायगी के हवाले से। हालांकि टैक्स की अदायगी जो है इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं एक आम इंसान के लिए, बहुत समझना मुश्किल है कि कोई तो ये कहता है कि टैक्स दें तो क्यों दें और अगर ना दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या कोई है जो ये हमें समझाए कि हम टैक्स क्यों दें। इसे समझने और समझाने के लिए, हमारी मदद के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन कौन है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और वक्फे के बाद आपको बता देंगे कि हमारे आज के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो कौन है। युदवै अछ बंद करो तो खुदाई सजन दिसमन न्यामचन हुन तस्वुर अछन मजानो गोडनिश तस्वीर योस वतले स्वासी यकीनन कोर हंस ये कूर छ पजी मरकज बुनियाद जिंदगी हंस बुनियाद पगहच अलामत रसरच तो खुशहाली हंस मगर ये तस्वीर रट तेल पन रंग येल अस कूर आस येल सो महफूज थावन येल सो परनावन तो अख मुस्तकबिल दिमोस। ये तस्वीर रट तेली रंग येल कोर हुंद वजूद समझो। कूर कचा हिस्स यह कि बस अख कोर मोल वनित अम सिंद वजूद सित कित जिंदगी तो गरस रंग हुरान तमुक अंदाज हेकू तुम तिमो गरो सित करित
येति कूर पलान छ, येति कूर परान छ। कोरि कचा सलाहियत छ खुदायन दिसमुस तमुक अंदाज आसो तहि रियो ओलंपिक सपदमुत। कूर छ वाकई सानि गरच सानि समाज शूब, बस शर्त छु ये अस रछोन ये अस परनावोन ये, अस दिमो तमिस पन वजूद बदि कड़नुक मौक। कूर थविन पत परनवन तो पत वुचु खुश त्रावन डाफ सानन गरन मज सानिस समाजस मज। रुश्वतखोरी समाज के लिए नासूर है, इसको जड़ से उखाड़िए। रुश्वतखोरी समाजी बिद्दत है, इसको रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। रुश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए एहतिसाब कमीशन आपका हथियार है, इसको इस्तेमाल कीजिए। एहतिसाब कमीशन में शिकायत दर्ज करने का तरीक़ेकार कमीशन की वेबसाइट www.jkssac.nic.in पर दस्तयाब है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जे&के लाइव दूरदर्शन की कशिश चैनल से। और नाज़रीन किराम, जैसे मसूद साहब भी कह रहे थे कि आज हमारे जो आज के मेहमान हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो इशारा दिया था मसूद साहब ने। और नाज़रीन मोहतरम, न सिर्फ आज हम टैक्सेस के बारे में, उनकी पेचीदगी जो है उनके बारे में बात करेंगे, बल्कि आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ करियर ऑप्शन भी बात करेंगे। तो जनाब, आज हमारे जो मेहमान हैं ये हैं अनिल कुमार शर्मा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इससे पहले कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो जिम्मे काम है और जो पेचीदगियां हैं आम लोगों को टैक्स के हवाले से, उस पर बात करें। पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अनिल जी कहाँ से हैं और जो एजुकेशन का जो अभी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? बेसिकली मैं तो इसी रियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आई एम फ्रॉम जम्मू। मेरी जो स्कूल एजुकेशन और उसके बाद का प्रोफेशनल जो एजुकेशन रहती है सीए की, तो ये सारी जम्मू में ही कंप्लीट की मैंने। उसके बाद एज अ प्रैक्टिस जब मैंने एज ए ऑप्शन, करियर ऑप्शन एज ए सीए प्रैक्टिस किया, तो वो मैंने श्रीनगर से स्टार्ट करा। कोई खास वजह श्रीनगर को चुनने का? आप तो जम्मू से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, जम्मू से भी कर सकते थे, अदर पार्ट ऑफ इंडिया से भी कर सकते थे, दिल्ली वगैरह अगर सभी सेक्टर में जाते। लेकिन एज एन आर्टिकल में कभी यहाँ पे आ चुका था जी 2002 या 2003 में। तो कह सकते हैं कि मुझे इस जगह लगाव हो गया। तो उसके बाद कुछ वैसा रहा, मौका मिला आने का और सेटल। अच्छा अनिल जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के इस दौर में जहां स्पेशलाइजेशन जोरों पर है, हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ये रोल है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ये प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं हम देखें तो आज भी खासतौर पर जम्मू कश्मीर रियासत में इसके बारे में कम लोग जानते हैं। क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ये और क्या रोल रहता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इसका? देखिए, किसी भी सोसाइटी के बिल्डअप में सीए का एक अहम रोल है जी। बेसिकली सीए का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लोग तो यही समझते हैं अमूमन जी। लेकिन हमारी स्टेट के बिल्डअप में वो कैसे एक एज अ टूल काम कर सकते। बेसिकली क्या होता है, मैं बताता चलूँ आपको। टैक्सेशन में टैक्स दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जी। एक डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस।
राइट, जिसे इनकम टैक्स लोग अमूमन कहते हैं। और फिर कुछ आप डीलर्स वगैरह बिजनेस मैन से अगर बात करें तो कहते हैं जी हम दे रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है ऑन द इनकम अर्न बाय द असेसी, दैट इज इनकम टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। वेल्थ टैक्स था, अबॉलिश हो गया। कुछ और टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं बेसिकली कंजप्शन पे, आप मान के चलिए, जैसे एक्साइज है, कस्टम्स है, वैट है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। आपको तो पता ही है हमारी स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस है। जी जी। अब लोग ये अमूमन ये सुनने में आता है भाई हम टैक्स पे क्यों करें। जी जी जी। मैं इनकम अर्न कर रहा हूँ, मैं टैक्स मेरी इनकम है तो मैं अपने पे क्यों ना खर्च करूँ। इसका मुझे और मेरे सोसाइटी को क्या फायदा है। जी जी। बेसिकली देखा जाता है कि जो भी टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे पहले, जो भी डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन सेंटर, बेसिकली ये सेंटर का महकमा है इन द स्टेट ऑफ जे.एंड.के, तो वो फंड्स के बदले में वापस आता है। जी। तो देखा जाए तो हमारी रियासत की तरक्की में वो वापस आ रहा है। ठीक। और बीइंग अ स्पेशल स्टेटस स्टेट, हमारा जो परसेंटेज है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा जी। तो आप देखेंगे कि आप अपने स्टेट की बिल्डअप में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आ जाती है, देखें जी, एक तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय द असेसी। जब आप टैक्सेबल इनकम अर्न करते हैं जी, और उसके बाद भी आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की, जैसे LIC प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस का, बच्चों की ट्यूशन फी, तो इन चीजों पे आपको वैसे भी रियायत दी जाती है। हाउसिंग लोन की रिपेमेंट जी। तो ऐसा नहीं है कि जो आप इनकम कर रहे हैं गवर्नमेंट कहती कि सारा का सारा टैक्स दे दो, उसके बाद टैक्स प्लानिंग का भी स्कोप रखा गया है जी। उसके बाद जो बचता है वो टैक्स है। अच्छा। और मैं तो अपने आपके माध्यम से जी आपके व्यूअर्स को ही कहना चाहूंगा कि प्लीज पे योर टैक्सेस हॉनेस्टली, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी स्टेट की बेहतरी के लिए, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारी जनरेशंस की बेहतरी के लिए जी। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है, हमने खुद भी महसूस किया, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, इत्तेफाक से कुछ और बन जाते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती वालिदैन चाहते हैं कि भाई आपको ये करना तो यही करना। आपके साथ क्या रहा? आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय चॉइस बने या बाय चांस? देखिए, अगर कहूँ कि बाय चॉइस बन गया इन द फर्स्ट प्लेस तो वो गलत होगा जी। बाय चांस बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टफ कोर्स है जी। अच्छा। तो मैं कहूँगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेसिकली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, अच्छा, अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो उसके बाद मेरे कजन हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एज ए कैरियर ऑप्शन आप इसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि इसकी इतनी अवेयरनेस है नहीं हमारी सोसाइटी में। हमें भी यही लगता था उस समय कि यहाँ तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अच्छा। तो उसी हिसाब से हमने सब्जेक्ट भी चूज कर लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आने लगा कि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो बाकी काम क्या करेंगे। जी। तो जब वो अकाउंट्स ऑफिसर थे श्राइन बोर्ड में, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, जी, रास्ता दिखाने वाले वो, तो बस ये सिलसिला चल पड़ा। बट टफ है ये एग्जाम इसका। जी हाँ, टॉप 5 में आता है इस समय भी इसका जो पास टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया। बेसिकली ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, स्टेट्स का इसमें कोई रोल नहीं है जी। और मैं आपको बताता चलूँ आपके व्यूअर्स को कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1949, मोर देन 65 ईयर्स। तो देखें, जब 1949 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो उसके 2 साल के बाद ये इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट की नज़र में भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। आज की डेट में तो काफ़ी तादाद है CAs की। हाँ, मेहनत की ज़रूरत है, की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। क्वालिफाई करने के बाद वो जो सारे ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, जैसे डॉक्टर बनने के बाद इंसान ख्वाब जो देखता है कि वो, या इंजीनियर बनने के बाद, तो इसमें भी ख्वाब हैं पूरे होते होंगे बड़े अच्छे पैमाने पे। देखिए, हर चीज़ इंसान सेटिस्फाई रहता होगा।
देखिए, सेटिस्फेक्शन लेवल तो ये पर्सनल इशू है। ख्वाब को हकीकत करने के लिए समय चाहिए जी। तो जो हमने भी ख्वाब देखे थे एक दिन में पूरे नहीं हो सकते जी। उसमें समय लगता है, लेकिन ऊपर वाला चाहे तो एक दिन हकीकत में जरूर बदलता है। बिल्कुल, और जो इंसान मेहनत करेगा तो क्यों नहीं, और ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा तो कामयाबी तो कदम चूमेगी ही। अच्छा, एक और बात, रिसेंटली जैसे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी आया था, हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी जो आमदनी वगैरह है वो बता दें वो सबको, ताकि अभी होगा अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर बाद में ये हमें वो देखना पड़ा तो जवाबदेही होगी कि ये प्रॉपर्टी बनाई कैसे, बाकी चीज़ें कैसे बनाई। ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी जो आमदनी है, अपने जो सोर्सेज हैं इनकम के, उनको सकें? देखिए, आज की डेट में हमें कहना चाहिए रेवोल्यूशन आ चुकी है, आईटी रेवोल्यूशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आईटी एज ए टूल बहुत अच्छे तरह से यूज कर रहे हैं जी। तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है या वैसा कुछ है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसे आप डिक्लेयर ना। में बात की जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी वो थी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। जी। वो विंडो क्लोज हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीडी की वो 31 सितंबर तक था शायद, 17 अक्टूबर तक फिर एक्सटेंड कर दिया गया था। तो उसमें एक विंडो दी गई कि आपकी कुछ भी इनडिक्लेयर्ड इनकम है तो 45%, उसमें 30% टैक्स था, 15% पेनल्टी थी, वन टाइम सेटलमेंट है, आप दीजिए और आप फ्री हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक एमनेस्टी थी, अब वो क्लोज हो चुकी है। लेकिन फ्यूचर के लिए भी आपके थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि ऐसा कुछ भी काम हो, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड्स की, फॉरेन ट्रैवल की, व्हीकल परचेज की, इवन और आप जो मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे वो भी डिपार्टमेंट मेन में है। लेकिन हम कभी ऐसा भी, मेरे अपने नाम की जो प्रॉपर्टी है वो 20% बने रखी है, अपने दारों के नाम पे मैंने, तो आप एज ए सीए हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है? या समझे कि इलीगल है जी जी, तो एवेजन की तो हम कभी सलाह नहीं देते जी। अब हमारा क्यों इम्पोर्टेंट रोल कहा जाता है, हम हमेशा टैक्स प्लानिंग पे जोर देते, जो कहा कुछ ऐसे आपने से एक अपना अगर तो सबके लेकिन गरज से अगर वैसा कर रहे हैं तो इलीगल है, वाले आपको समन आपका केस और पेनल्टीज भी हैवी रहती है। टैक्स शर्मा जानेंगे इसके बारे में, और तो उस हवाले से होगी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक और वक्फा। ललित टीवी देख रही थी, डिजिटल टीवी नहीं पुराना वाला, पुराना सेट जाएगा, क्वालिटी चुनने को बॉक्स जो 16 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवा लें, वरना आप केबल टीवी नहीं देख पाए। Supreme Income Group Aid Scheme. The whose income does not exceed rupees 1,000 per month or a maximum of rupees
5 lakhs. The service एक्लेट करो भी तो प्रोग्राम से गुड मॉर्निंग दूध मेहमान अस स्टूडियोस में तशरीफ थो चाटो अनिल कुमार शर्मा सब तो नाज़रीन किराम अम ब्रोह करो मन सत बे गुफ्तगू करो बे कत या टैक्स हवाल करो काउंसलिंग मुतलिक करो अगर वनकस के अखबार कम आज सुर्खी मेरे हाथ में और का एक हफ्ते में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने जी सीएम के इस बयान का को बड़ी बेकरारी और बेसब्री से इंतजार। और मेरे पास है द मिरर ऑफ कश्मीर अंग्रेजी रोजनामा है और उसकी एक सुर्खी है जम्मू कश्मीर प्रेस एसोसिएशन डेलीगेशन कॉल्स ऑन चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक डिस्कसेस इश्यूज। इसी अखबार में एक और सुर्खी है इंफ्रास्ट्रक्चर। और नाज़रीन मोहतरम मिरर ऑफ कश्मीर अखबार की जब हम बात करते हैं तो इसके फ्रंट पेज पे आज दूरदर्शन से जो टेलीकास्ट होने वाला प्रोग्राम है चीदा चीदा प्रोग्राम उसकी तफसील भी आपको मिलेगी। जी मेरे अंग्रेजी रोजनामा है सुर्खी तौर पर बॉयज़ की क्योंकि स्कूटी का एहतमाम किया था जो फराम की जा रही है गर्ल्स के लिए लड़कियों के लिए अब के लिए भी एक खुशखबरी है। आफ्टर स्कूटी स्कीम फॉर गर्ल्स गवर्नमेंट लॉन्च ATB स्कीम फॉर बॉयज स्कीम है जी बड़ी अच्छी खबर है बॉयज के। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास है नाज़रीन मोहतरम कश्मीर अनरेस्ट कंप्लीट्स और इसी हवाले से पीपल्स हेल्प टू स्कूल्स हाई कोर्ट डायरेक्ट्स गवर्नमेंट। तो रोजनामा मेरे पास है और सुर्खी अमरीकी इंतखाबात के नताइज जनूबी एशिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। और ये बयान दिया है इलेक्शन मुहिम के दौरान हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं इस हवाले से उन्हीं के ये बयानात हैं कि उन्होंने कहा कि जो इनके जो अमरीकी इंतखाब जो नताइज हैं जनूबी एशिया पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। और मेरे पास एक कश्मीरी अखबार भी है कशु रोजनाम अमिज सुर्खी कंट्रोल लाइन हिंज छेपे 5 छकलद। जी आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेंट के और हमारे के मेहमान हैं अनिल साहब। आप टैक्स लीगल है ये लीगल है कैसे आपको प्लानिंग करनी है लेकिन एक वक्त आता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नाजुक वक्त उसे कहेंगे जब एक टैक्स पे होता है जिसकी इनकम किसी स्लैब से ज़्यादा आती है वो अपना टैक्स बचाने के लिए या वो जो छोटा अमाउंट है वो बचाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सलाह के लिए जाता है। उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं सेव द क्लाइंट और पे मोर टैक्सेस। क्या वक्त रहता है वो आपके लिए? देखिए ऐसा अमूमन देखने चार्टर्ड का रोल है गाइड जी गाइड भी काम कर जी एट द ईयर नहीं होती चलो यहाँ पे क्या होता है इन द मंथ ऑफ मार्च हर कोई पॉलिसी लेने लगता है राइट बिजनेस हाउसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बर्डन क्या रहता है एसआईसी पे इनकम टैक्स पे करना है जी उसके लिए भी गवर्नमेंट जी जो हमारा कहता है तो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहिए इन द 3 या 4 में आप कर सकते हो। आपका गवर्नमेंट यू आर जैसा कि उनकी डेट गई है उस हिसाब से आप क्वार्टरली पे करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो 3 या 4 हो जाता है एकदम बर्डन उस नहीं आता। तो एक तो वहां से हम उनको कहते हैं गाइड करते हैं कि भाई एडवांस टैक्स करते रहिए। दूसरा बात आप क्या करते हैं जी देखें जब फिजिकल हेल्थ के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं जी डायग्नोज होता है डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट राइट। इसी तरह हमारे फील्ड में भी हम उसके क्या रास्ता ठीक है जी कई बार क्या होता है कि आपने बात की जी उसको क्लाइंट बचाना है
तो सर क्लाइंट आज के लिए नहीं बचाना है, लंबे समय के लिए बचाना है जी, तो उस समय उसको कड़वी दवाई भी दी जाती है, टैक्सेस पे करने को कहा जाता है, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। तो मतलब ये कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा जो फिजिकल हेल्थ जो है वो देखते हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है, वो हमें बताता है। कड़वे शब्द भी बोलते हैं कि नहीं आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो प्लान करते हैं फिर टैक्स को जी, जो हमारे जो ज्यादा चाहते हैं कि अब टैक्स ना देना पड़े, तो कैसे उस कहाँ इन्वेस्ट करें कि जो अपना एक टैक्स जो प्लान हो वो बच जाए? आज की डेट में वही फिजिकल हेल्थ की बात आ गई, मेडिकल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए 80D में, सेक्शन 80D में प्रोविजन किया गया है, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भरिए अपनी फैमिली का। अच्छा। अगर ओल्ड एज पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी हेल्थ शीट लीजिए, उसके लिए आपको छूट है। बच्चों की 2 बच्चों की ट्यूशन फी पे छूट है अप टू 24,000 तक। हाउसिंग लोन, अगर आप मकान बनाते हैं तो गवर्नमेंट खुश है इस बात से, उस पर इंटरेस्ट की रिबेट आपको मिलेगी। जो आप प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं ATC के अंडर, उसकी रिबेट आपको मिल जाएगी, एज अ डिडक्शन आप क्लेम करेंगे। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपका टैक्स उतना बनेगा नहीं अगर आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके चलें। लेकिन इन केस आफ्टर ऑल द टैक्स प्लानिंग आपका टैक्स बनता है तो प्लीज पे द टैक्सेस, उसमें कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो बाकी बचाने के लिए ये चीजें जो है इंश्योरेंस वगैरह जो वहाँ पे हम उसको देखिए, इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो आप अपने आप के लिए एक हेल्थ शीट ले रहे हैं, जी जी, दूसरा आपके टैक्सेस भी बच रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस फ्रंट पे इसका ध्यान रखती है। और मैं एक चीज आपको और बताता चलूं, जब बजट की फॉर्मुलेशन होती है तो हमारे इंस्टीट्यूट का भी डेलीगेशन उसमें शिरकत करता है। ठीक ठीक ठीक। तो हम तो ग्राउंड लेवल के साथ जुड़े, जो हमारी कमेटी रहती है उनको तो ग्रास रूट की लेवल की प्रॉब्लम्स का भी पता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक रहता है असेसीज के साथ, जनरल पब्लिक के साथ। तो वो भी वक्त पढ़ने पे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइजरी रोल में रहते हैं। अच्छा, एक और इस्तेलाह है जो ईयरली हम रिटर्न्स पे करना होता है जी, ये थोड़ा सा समझा दें। देखिए, इनकम टैक्स का जो रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर बेस्ड है, और उसमें 2 किस्म के हम कह सकते हैं, एक तो नॉन टैक्स केसेस, नॉन टैक्स ऑडिट केसेस, और दूसरे सैलरीड एम्प्लॉयज का। सैलरीड एम्प्लॉयज का 31 जुलाई रहता है और टैक्स केसेस का सितंबर रहता है। लेकिन इस साल रियासत में हालात को अच्छा, तो आप 31 दिसंबर तक जो भी इनकम टैक्स असेसीज हैं जिनका टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट की इस समय लिमिट 2 करोड़ के ऊपर है, जिसका टर्नओवर है, तो वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट है www.incometaxindia.e-filing.gov.in। दूसरे असेसीज वो हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, अच्छा, तो उनका आपने देखा होगा ऑलरेडी एम्प्लॉयर जो रहता है तो TDS डिडक्ट करा होता है, तो उनका तो हर महीने सैलरी के साथ डिडक्शन चल रहा होता है। तो एंड में देखा जाए तो उनको टैक्स की कोई लाइबिलिटी होती नहीं, इन द मंथ ऑफ मार्च उनका कंप्लीट हो चुका होता है। तो उनका 31 जुलाई था, अगर आज की डेट में भी 31 जुलाई तक नहीं किया है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है अप टू 31 मार्च 2017। अच्छा, ये TDS पे बात चली, एक तो आपने ये कहा कि जो सैलरीज जो होते हैं वहीं पे उनका वो TDS कटता है जी। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं, कुछ हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो बहुत ही कम तनख्वाह पे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, और वो देखते हैं मंथली जो उनका भी कटना शुरू हो जाता है, जबकि पूरे साल का देखें तो 2 लाख से ज्यादा उनकी आमदनी होती भी नहीं है। और इसी का दूसरा पार्ट भी है, ये 2 एक ही क्वेश्चन, जो इसका दूसरा पार्ट ये है कि TDS कभी कभार ऐसा भी होता है कि ज्यादा कट जाता है, लेकिन वापसी का रास्ता वहां से लाने का इतना मुश्किल है कि इंसान कहता है कि भैया रहने दो, अब छोड़ ही दो, हमें वापस नहीं चाहिए। देखिए, कुछ ग्रीवेंसेस है थ्रू आउट इंडिया असेसीज की। पहली मैं बात बताते जाऊँ, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि देखें कोई जवान लड़का या लड़की किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और उनकी इनकम जो है पूरे साल की मिला ली जाए तो टैक्सेबल इनकम से कम है, तो इन द फर्स्ट हैंड उसका TDS कटना ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट एक्सीड करती है इनकम, तभी TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा,
अब उसमें देखा जाता है कहीं जगह अमूमन उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, वो सैलरीड एम्प्लॉयड ना रह के कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है। तो उस केस में फिर देखा जाता है 94C में जो सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट की या सब कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें अगर उसकी लिमिट एक्सीड कर रही है तो उसका TDS कटेगा। अगर इंडिविजुअल है तो 1%, अमूमन इंडिविजुअल की बात हो रही है तो एट द रेट ऑफ 1% कटेगा। अब कई केसेस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, तो जिसका नहीं भी कटना चाहिए काट लेते हैं, काट देते हैं। तो ये तो उनको वहां पे समझाया जा सकता है कि तो वही CA कैसे समझाए हमें, वो क्योंकि हम तो आप ही तक ही आएंगे ना, हमारा यही तक है। उसमें देखें CA भी एज पर एक्ट चलता है, जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, जो उसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। हम आपको सेक्शन का प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये सेक्शन इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वापसी का जो मैं कह रहा था कि कट गया ज्यादा, तो वहां से तो मुश्किल है, तो आप उसमें क्या गाइड कर सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब आज की डेट में मुश्किल नहीं है। मुश्किलात उस समय पेश आती हैं कि डिडक्टर ने TDS तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद वो रिटर्न फाइल करना भूल गया। जब ऑनलाइन क्रेडिट मैच नहीं होता, और आज की डेट में देखेंगे आप कि सारी रिटर्न्स ई-फाइलिंग है, तो वहां पे डेटाबेस मैच किया जाता है, जिसका मैच हो जाए विद इन फ्यू डेज आपका रिफंड आ रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, जब फ्लड था यहाँ पे तो इनकी ड्राइव थी इनकम टैक्स की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। यहाँ से पीछे से रिफंड बन के आ रहे थे चेक, जिनका पार्शियल भी रिकनसाइल हो रहा था, तो उनको पार्शियल रिफंड भी दिए गए। तो उसके लिए एक ही है कि असेसी भी अपनी रिटर्न फाइल करें। अगर TDS ज्यादा कट गया है तो उसे रिफंड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। बातें हैं टैक्स के हवाले से, जैसे डबल टैक्सेशन के हवाले से आपसे पूछना है, या सर्विस टैक्स के हवाले से बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें एवेन्यूज़ के हवाले से, CA के करियर के एवेन्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, इसमें हम पूरी रियासत की बात करते हैं। तो अभी तो प्रोग्राम के आगाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा आप तक हमने पहुंचाया, और एक और शान, एक और खूबसूरती हमारी वादी की, वो हमारे हाउस बोट हैं। सयाह लोग भी काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि कब कश्मीर वो आएँ यहाँ पे घूमने के लिए और हाउस बोट में रात गुजारने का मौका मिले। हर जगह पे अब अवेलेबल है, जहलम में है, डल लेक में है, इसी तरह जो हमारे जो वुलर लेक है वहाँ पे भी कहीं कहीं पे एक दो जगहों पे आप हाउस बोट में सो जानकारी प्रोग्राम में आप भी देखिए और हमारे मेहमान भी देखेंगे। ये कश्मीर पानी की फरावानी के लिए मशहूर है। नदी नालों, चश्मों और दरियाओं के अलावा यहाँ चंद अहम झील भी मौजूद हैं। चूंकि ये झील सयाहती एतबार से दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है, लिहाजा सयाहों के कयाम के लिए इन झीलों के साकित पानी पर हाउस बोट बनाए गए हैं, ताकि इन सयाहों की सयाहत का मजा दो आश्ता हो जाए। वादी कश्मीर में बेशतर हाउस बोट डल और निगीन झीलों के अलावा दरियाए झेलम तक ही महदूद हैं। हालांकि हाउस बोट बनाने की रिवायत काफी पुरानी है। हाउस बोट बनाने के लिए देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये लकड़ी ज्यादा पायदार होती है और पानी में काफी अरसे तक खराब नहीं होती। चूंकि वादी कश्मीर के जंगलात देवदार के दरख्तों से भरे पड़े हैं, लिहाजा हाउस बोट बनाने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं हुआ। हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ होती है। आज डल की पानियों पर एक ऐसा हाउस बोट भी मौजूद है जिसकी लंबाई 175 फुट और चौड़ाई 20 फुट है। इसकी ऊंचाई 12 फुट है। जदीद तर्ज के हाउस बोटों में ऐसी तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं जो किसी बड़े से बड़े और नामवर होटल में मुयस्सर हैं। हाउस बोट के आगे के हिस्से को ब्रोहनम कहते हैं। यहां थोड़ा बहुत फर्नीचर होता है ताकि सयाह दूर तक फैले पानी का नजारा कर सकें।
ब्रोहनम में पानी तक जाने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी लगी होती है। हाउस बोट के अंदर दाखिल होते ही सयाहों के इस्तकबाल के लिए एक कमरा होता है जिसे अंग्रेजी में स्टिंग रूम कहते हैं। यह कमरा कमाल नफासत से आरास्ता पैरास्ता किया हुआ होता है। इसमें आरामदेह कुर्सियां, सोफे, मेज, स्टूल होते हैं। इसका तमाम फर्नीचर अखरोट की लकड़ी से बना हुआ होता है। कमरे की फर्श पर कीमती कालीन बिछे होते हैं। दीवारों पर खुशनुमा तस्वीरों और लकड़ी के जाली पंजरों से आराइश की हुई होती है। इसके साथ ही डाइनिंग हॉल भी होता है जिसे हाउस बोट वाले खाने का कमरा कहते हैं। हाउस बोट के पिछले हिस्से को पोतनम कहते हैं और जो हिस्सा पानी के नीचे होता है उसे डम कहते हैं। हाउस बोट की आराइश में 10 से 40 लाख का खर्चा आता है। ये कारीगरी और फनून का एक शानदार इम्तिजाज होता है जिसकी दाद दिए बिना सयाह नहीं थकते। श्रीनगर में अक्सर हाउस बोट डल झील में गगरेबल के आसपास ही पाए जाते हैं। निगीन में सदर खुन के इर्द गिर्द वाक़ा हाउस बोटों में अक्सर यूरोपी सयाह कयाम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अब हाउस बोटों की तादाद सिर्फ 1000 ही रही है। आजकल हाउस बोट बनाने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, इसलिए नए हाउस बोट नहीं बनते। इसके अलावा हुकूमती इक़दामात के पेश नज़र भी हाउस बोट बनाने में दिलचस्पी कम हो रही है। महकमा सयाहत ने सहूलियात और खिदमात की बुनियाद पर हाउस बोटों की दर्जबंदी इस तरह की है: डीलक्स, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। बहरहाल हाउस बोट कोई भी हो, इनमें कयाम करने की बात ही कुछ और है। और जब हाउस बोट डल की पानियों पर विराजमान हो तो रिहाइश जन्नत का तजर्बा ही हो सकती है। हाउस बोट के बारे में ये प्यारा सा फिल्म पैकेज आपने देखा। और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के लाइव दूरदर्शन की कोशिश चैनल से। और आज हमारे मेहमान हैं अनिल कुमार शर्मा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अनिल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम कोई चीज़ बाहर से लाते हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से से लाते हैं, तो हमें वहाँ का टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद जब हमने उस चीज़ को यहाँ लाया तो यहाँ फिर अपनी रियासत का टैक्स, जो स्टेट टैक्स है, वो देना पड़ता है। एक ही चीज़ के लिए जो है हमें 2 बार टैक्स देना पड़ता है। आम फाम अल्फाज में हम इसे डबल टैक्सेशन कहते हैं। आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आपसे जानेंगे, बट क्यों? देखिए, बेसिकली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जैसे बात हुई जी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि हर स्टेट में एप्लीकेबल है और ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। हर स्टेट में इसके रेट्स, शेड्यूल्स सब डिफरेंट हैं। जिस आइटम का यहाँ पे से 5% कैटेगरी, 5% रेट ऑफ टैक्सेशन कैटेगरी में फॉल कर रही है, हो सकता है बाहर वो 15% में करती हो या 10% में करती हो, राइट सर। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें भी 2 किस्म की इनवॉइसेस दी जाती हैं, एक रिटेल की और टैक्सेबल जी। टैक्सेबल उसी डीलर को दी जाती है जिसके पास टिन नंबर है। अच्छा, हम जब किसी जगह शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे हमें रिटेल इनवॉइस इशू की जाती है जी, सो डैट कि हम उसका क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी पर्सनल कंजप्शन के लिए है, नॉट फॉर रीसेल। तो उस केस में क्या है कि उसका हमें क्रेडिट आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो हमारे पर्सनल कंजप्शन के लिए था, सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने 100 रुपए की चीज़ पे 5 रुपए टैक्स पे किए और ख़त्म बात। हमारी पर्सनल कॉस्ट वो 105 रुपए हो गई जी। अब होता क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम साथ में कैरी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टर के थ्रू देना पड़ता है। तो उस केस में अमूमन देखा गया है कि हमारे लखनपुर में एंटी टैक्स, वो भी स्टेट का है। अब दिल्ली से हमने कुछ फर्नीचर लाया, वहाँ पहुंचे और उन्होंने एंटी टैक्स लगा दिया जी।
अब इसे आप अपनी आम भाषा में डबल टैक्सेशन कह रहे हैं, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ, हाँ टैक्सेशन के ऊपर टैक्सेशन है। आपकी जो कंजप्शन कॉस्ट थी, जो परचेज कॉस्ट थी, वो उससे बढ़ती गई। डीलर के लिए वैसा नहीं है। डीलर तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर है जी, वो किन किन चीज़ों में तिजारत कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। और उसमें भी इम्पोर्टर एंड नॉन इम्पोर्टर का रहता है। इम्पोर्टर इज वन हु आउटसाइड द स्टेट ऑफ जे.एंड.के से भी सामान मंगवा सकते हैं। उस केस में उनको एंटी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन फॉर्म सी इशू करना पड़ता है। लेकिन आप हम जैसे जो कि डीलर नहीं है, तो हमें ये अमूमन ये चीज़ें पेश आती है। लेकिन आने वाले समय में जीएसटी करके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स करके जी एक नया लॉ इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जी, जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अप टू 42 हैं जी, वो सारे मिला के एक टैक्स बन जाएगा जी। अभी आप देख भी रहे होंगे कि इनकी आपस में, स्टेट की और सेंटर की आपस में इस समय डेलिब्रेशंस चल रही हैं जी। तो हो सकता है एप्पल नेक्स्ट ईयर से अच्छा उसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी थ्रू आउट इंडिया जी। ठीक, ऑब्वियसली हमारी स्टेट को तो अलग से एक स्पेशल स्टेटस है, तो स्टेट असेंबली पास करेगी, फिर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जी जी। लेकिन हम इस समय मान के चल रहे हैं कि हमारी स्टेट सिंस हमारा सेंटर के साथ है जी, तो हमारी स्टेट कोalition गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है जी। तो हो सकता है हमारी स्टेट भी उसे रेटिफाई करे एज इट इज, वो इन द स्टेट ऑफ जे.एंड.के भी एप्लीकेबल हो। उससे क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। जो ये डबल टैक्सेशन वाला कहा आपने, ये डबल टैक्सेशन वाला इशू नहीं रहेगा। आप थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी परचेज कर सकते हो, कभी भी कुछ कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह एक और बात भी, आप होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, तो हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। हालांकि अगर उन्होंने होटल खोला है तो वो तो सर्विस हमें देंगे ही देंगे। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कुछ खाने के लिए हम जाते हैं, तो उनको तो देना ही देना है। तो हम क्यों सर्विस टैक्स पे करें? देखिए, ऐसा है, जो सर्विस टैक्स की आप बात कर रहे हैं, ये आउटसाइड द स्टेट ऑफ जे.एंड.के आपने पे किया होगा, क्योंकि इन द स्टेट ऑफ जे.एंड.के सिर्फ फूड पे आप वैट बिल पे आप देखेंगे ना, वैट है उस पे 5% है आज की डेट में, कुछ आइटम्स पे 14.5% भी है, तो सिर्फ आप वो पे कर रहे हो। जो सर्विस टैक्स एक्ट है विच इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे.एंड.के, उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। जे.एंड.के का अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जिसमें कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई करी गई हैं, उन्हीं पे हम यहाँ पे टैक्स। और दूसरी बात आ गई कि आप क्यों पे करेंगे। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपसे वैट चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 5% फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे भाई क्यों पे करेंगे। देखिए, ये रेस्टोरेंट ओनर अपने लिए नहीं ले रहा, ही इज अ फैसिलिटेटर। ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है, जे.एंड.के वैट एक्ट 2005, उसमें उसकी ऑब्लिगेशन है कि जब भी वो सेल करेगा, उसको जो रेट एप्लीकेबल होगा वो काटना है जी, बिल पे ऐड करना है, और वो उसे वापस गवर्नमेंट के खाते में जमा करना। अच्छा, पैन कार्ड जो हमें दिया जाता है, जो हम रखते हैं पैन कार्ड, अब किसी के पास पैन कार्ड ना हो जी, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, पैन तो आप मान के चलिए कि अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न या आज की डेट में वैट का कुछ भी रजिस्ट्रेशन है, तो पैन बेस्ड है। पैन तो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसकी आपकी जरूरत है जी। तो उसके लिए टिन सेंटर्स हैं यहाँ पे बहुत से, तो वहाँ पे जाके एसएससी अपना पैन नंबर बनवा सकता है। उसके बिना मुश्किल है आज की डेट में। आपको अगर मैं बताता चलूँ, केवाईसी नॉर्म्स में आप बैंक में एक खाता भी नहीं खुलवा सकते, अकाउंट नहीं खुल सकता विदाउट पैन कार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। अच्छा अनिल जी, यहाँ बैंक्स पर मुझे याद आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होती है ट्रांजैक्शंस के बारे में, करंट अकाउंट्स के बारे में, सेविंग अकाउंट्स के बारे में, हालांकि बताया जाता है बैंक्स में, लेकिन कुछ कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शंस की जाती है सेविंग अकाउंट से, उसके बाद हो सकता है कोई कहा जाता है 10 लाख से ऊपर जब आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो गई, हालांकि 1-1 लाख करके, 50-50 हज़ार करके, उसके बाद वक्त आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है कि जनाब आपने इतना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया हुआ है और आप इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब जो है वो अनिल जी से जरूर लेंगे, लेकिन एक चीज है, हमें ख्याल ही नहीं रहा,
हम बात तो कर रहे हैं अपने मेहमान के साथ, लेकिन जम्मू के बारे में भी सौगात जो होती है हमारे प्रोग्राम में, जम्मू डिवीजन से भी कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सेगमेंट होता है खूबसूरत सा। अगर इजाज़त हो आपकी तो पहले वो देखना है और फिर मेहमान से जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी लेंगे, वो भी ज़रूरी है। पहले आज परमंडल जो है ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, आपको तो पता ही, हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं, उस हवाले से एक खूबसूरत सा सेगमेंट है आपके लिए प्रोग्राम में और हमारे नाज़रीन के लिए भी। पुरमंडल नदी के साथ ही बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी हुआ है, लेकिन इन सब में सबसे खूबसूरत और एक विशाल शिव मंदिर है, जिसका निर्माण महाराजा रणबीर सिंह जी ने देवक, पुरमंडल नदी या गंगापुत्री की महत्वता को देखते हुए करवाया था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस तीर्थ स्थान पर आते हैं और भगवान शिव मंदिर जाकर अपने मन की मुरादें पाते हैं। महाराजा रणबीर सिंह ने इस जगह पर छोटी छोटी हवेलियों का निर्माण भी करवाया था और एक प्राचीन महल का निर्माण उसी दौर में हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि ये इमारत खस्ता हाल में तब्दील हो चुकी है, लेकिन दीवारों पर की गई भित्ति चित्र कला के कुछ नमूने अभी भी देखे जा सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारतें कितनी प्राचीन और उस दौर के फन की एक जीती जागती मिसाल है। अब ये इमारतें खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन कहते हैं, खंडहर बयां करते हैं कि इमारत कैसी रही होगी। अब भी इसे अगर संभाल लिया जाए तो विरासत का ये हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए एक यादगार बना रहेगा। एक्लेट करो बीतों इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK लाइव दूरदर्शन कशर चैनल पे नाजर मोहतरम मेहमान असितन आज स्टूडियोस में तशरीफ थवित यम चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल कुमार शर्मा साहब। अनिल साहब सेगमेंट ब्रो में करान कत कि अगर ट्रांजैक्शन गए सेविंग अकाउंट पे अमिस आस न पता कि क्या करो। देखिए, फिर मैं यही कहूँगा लैक ऑफ अवेयरनेस, जी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली आप जैसे आपने कहा सेविंग, सेविंग मीन्स ओनली सेविंग्स, जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, जी, राइट सर, जी, ठीक। बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई डीलर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसके लिए करंट अकाउंट फैसिलिटी रहती है, जी। अगर वो बैंक से कुछ लोन लेके काम
करना चाहे तो उसके लिए सीसी फैसिलिटी रहती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो एसओडी रहता है, आप क्लीन रहेगा या अगेंस्ट मॉर्गेज रहेगा, वो बैंक की पॉलिसी रहती है, मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। लेकिन सेविंग अकाउंट इज फॉर सेविंग्स ओनली, नॉट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वहां पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली नोटिस आएगा और उस समय ज्यादा बुरा लगेगा जब रिटर्न्स भी फाइल नहीं करे होंगे। तो आज की डेट में मैं बताता चलूं, आपके जितने भी अकाउंट हैं, अगर डॉर्मेंट भी है, से आप ऑपरेट नहीं कर रहे, तब भी उसकी डिक्लेरेशन दीजिए। जब आपकी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें बताइए कि मैं आई एम होल्डिंग, उसमें आईटीआर में आज की डेट में कॉलम भी है कि आपके नाम पे कितने अकाउंट्स हैं। बिजनेस के भी प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का और प्रोप्राइटर का एक ही माना जाता है। तो अगर वो ये मान के चलते हैं सेविंग तो मेरे नाम पे था, वहां पे तो मैं एबीसी लिमिटेड से काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रोप्राइटर में हूं तो मैं अपना नहीं दूंगा। ऐसा ना करें, अपने जितना भी अकाउंट्स हैं, जितना भी है, तो ये डिक्लेयर करें। और मैं ये भी बताता चलूं, जो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्हीकल परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्लीज डिक्लेयर करें। जी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जो पैन कार्ड के हवाले से जानना चाहेंगे कि एक शख्स है, उसके पास एक होटल भी है अपना, एक फैक्ट्री भी है अपनी, और इसके साथ एक और बिजनेस भी कर रहा है, 3-4 बिजनेस वो इकट्ठे कर रहा है, उसके अपने नाम का पैन कार्ड है। क्या ये जरूरी है कि उसे जितने भी वो बिजनेस हैंडल कर रहा है हर एक का अलग अलग पैन कार्ड हो, या जो उसके नाम का पैन कार्ड हो वहीं से सारा कुछ हो कर जाता है? देखिए, जो टैक्सेशन का इंसिडेंट्स है वो स्टेटस के हिसाब से है। टैक्सेशन रेट्स भी डिफरेंट हैं। जैसे इंडिविजुअल के केस में स्लैब बेस्ड है जी, फर्म्स कंपनीज के केस में 30% रेट है जी, डोमेस्टिक कंपनी के केस में। अगर कॉरपोरेशन है तो उनका अलग से है, एसोसिएशन पर्सन है तो उनका उसी हिसाब से, ट्रस्ट है तो कुछ एग्जम्प्ट हैं जी, अगर उन्होंने एग्जम्पशन अपनी क्लेम की है जी, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उसी हिसाब से अब मैं मान के चलता हूँ कि जैसा आपने एग्जाम्पल दिया तो सब उसी के नाम पे है, एक आदमी के नाम पे जी जी, तो उस केस में उसका अपना पैन कार्ड चलेगा, एक ही पैन कार्ड चलेगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, उसमें लगेगा भी। हाँ, बिजनेस का जो उसके अपने अकाउंट्स होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बात करेंगे, प्रोग्राम में खूबसूरत बातों का इंतखाब होता है, कुछ नसीहत आमूज़ बातें होती हैं, अकवाल ज़री, इस वक्त प्रोग्राम में इंतखाब है। आइए सुनते हैं और देखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शक्लो सूरत और मालो दौलत को नहीं देखता, बल्कि दिलों और आमाल को देखता है। गुरूर ये है कि हक से इनकार करे और लोगों को कमतर समझे। हया ईमान की एक शाख है। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। और नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल कुमार शर्मा साहब से, और शर्मा साहब से पूछना चाहेंगे कि एज अ करियर ऑप्शन क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि बहुत कम टाइम, बहुत कम मैसेज। देखिए, मैं तो जो भी यूथ हैं जो इसे एज ए करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेहनत करें जी, स्टार्ट अर्ली जी, और बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि करें कहाँ से, आगाज कहाँ से करें जी। तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.icai.org। उसमें स्टूडेंट सेक्शन में चले जाएं जी, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल अवेलेबल है जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी प्रोग्राम में आने के लिए। और भी बातें होती है, टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ जाना, आज हमने बहुत बारीक बीनी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे इस लाइव शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।
से एक बार पुनः सबको नमस्कार, आदाब। यूं ही मुस्कुराते रहिए जी, और मुस्कुराते रहिए और हमें भी दीजिए इजाजत। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे आपके इस लाइव शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।